तो सबसे पहले कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें मान लो आई करंट इधर जा रहा है, तो इसका छोटा सा एलिमेंट ले लो आईडीएल। कितना एलिमेंट ले लो? छोटा सा एलिमेंट ले लो इसका आईडीएल। ठीक है, यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पे ये पॉइंट पी है, ये एंगल थीटा, ये आर वेक्टर मान। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल दें। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, ये कैलकुलेट करके बताई थी हमें बायोट और सेवर्ट, दोनों ने इंडिपेंडेंटली बताई थी, लेकिन दोनों का कंक्लूजन सेम था। इंडिपेंडेंटली बताई है दोनों ने। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण डीबी। यहाँ पहले बोलूं प्रोपोर्शनलिटी, जितना ज्यादा करंट कैरिंग एलिमेंट होगा आइडियल, उतनी ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन बाद में निकाल। पहली बात। दूसरी बात, ये भी ऑब्जर्व किया गया डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और ये भी ऑब्जर्व किया इस करंट एलिमेंट के कारण इधर देखोगे तो इसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड जीरो होती है, और यहाँ पे क्या होती है, परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम होती है। तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो डीबी किसके बराबर है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं बायोट सेवर्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? बायोट सेवर्ट्स। बायोट सेवर्ट्स लॉ। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई यहां तक अच्छी तरह से? तो सिंपल है बायोट सेवर्ट्स लॉ। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन आएगी? आइडियल क्रॉस आर। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको यूं लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर। अब नीचे क्या आ जाएगा? आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म भी हो गया। तो इस पॉइंट पे फील्ड दोगे तो आई क्रॉस बी अंदर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। यहाँ पे क्या बात समझ में आई है? नहीं? धीरे धीरे पहले बस मैग्नीट्यूड निकालना सीख जाओ एक बार, तो फिर डायरेक्शन भी देखते रहेंगे। आइडियल क्रॉस आर है। म्यू नॉट को क्या बोलता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ वैक्यूम बोल दो। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम ही होता है। क्या बात समझ में आ गई? अब म्यू नॉट की यूनिटी क्या होती है? म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻⁷। ठीक है, यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हाँ या ना? इधर देख लो, ये एम्पियर है, ये मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर गायब हो जाएगा तो नीचे मीटर रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओवरऑल टेस्ला में आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिट क्या होनी चाहिए? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। फिर देखो एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा,
नीचे 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ टेस्ला। क्या ये बात समझ में आई? ये नहीं है, ये इसके ऐसा यूनिट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो लिखो, हेडिंग लिखो बायोट सेवर्ट्स लॉ। हेडिंग लिखो बायोट सेवर्ट्स लॉ। बस अब इस इक्वेशन को यूज करना और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ऐसा ही एक और कांस्टेंट होता था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? बोलते क्या थे? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मैग्नेटिक फील्ड का जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। और उसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? बस अब इसको यूज करना है, सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रट लेना और उसको यूज करना है। पूछा जाता है व्हाट इज बायोट सेवर्ट्स लॉ, पर अब मेरे को लगता नहीं कि पूछा जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है पेपर। बायोट सेवर्ट्स लॉ लिखो, लिखो बायोट सेवर्ट्स लॉ लिखो। लिखो बायोट सेवर्ट्स लॉ। It states that magnetic field magnetic field magnetic field due to a current carrying element magnetic field due to a current carrying element magnetic field due to a current carrying element at a point P at a point P at a point P distance r from the current element distance r from the current element पहला पॉइंट लिखिए फर्स्ट is directly proportional to the current element, ये लिख। सेकंड पॉइंट में is also directly proportional to 1 upon r square, that is inversely proportional to the square of distance between current element and the point P. और तीसरा is directly proportional to sine of angle between current element and position vector of point P from current element. Combining equation 1, 2 and 3 ये आ जाता है, खत्म बात। This is called Biot-Savart's law. अरे भाई यार यही चीज लिखनी है इंग्लिश के अंदर। ये भी मैंने जबरदस्ती बनाई है, देखो तुम्हें भी मैं दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ स्क्रीन जहां से चुरानी है। ये लो, अपने आप को म्यूट रखो भाई, जब तक जरूरत नहीं है अनम्यूट करना ही क्या हो। ये रहा सक्षम। ये देख लो, इस आइडियल के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, बस ये पूरी की पूरी कहानी दे रखी है, यही कर रखा है। ये पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर दिया है, मैंने आर लिखा तो आर क्यूब लिख दो, बस सेम ही चीज है। उसने आईडीएस, बस वही सेम ही चीज लिखी है।
अब एक करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड निकालने पे बस। कैसा बात समझ में आ गई या नहीं आई? आइडियल करंट एलिमेंट है, मान लो इस वायर में करंट जा रहा है, तो इस डीएल एलिमेंट को ले लो, आई इंटू डीएल को मल्टीप्लाई करो, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वरना करंट अपने आप में क्या है, स्केलर चीज है। इसको डीएल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे जिसमें करंट की डायरेक्शन ली है, उसे क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। अभी भी नहीं आई बात समझ? आ गई। बायट-सैवर्ट्स लॉ समझ में आ गया? बायट-सैवर्ट्स लॉ समझ में आ गया? रटना है बस ही। अब अलग अलग करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण फील्ड निकालनी है, ठीक है। जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, आइए, ठीक है। इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहां से डी डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मैं मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, थीटा 1, और ये एंगल क्या है, थीटा 2 है। हाँ यार, क्या बात समझ में आई? अब आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस में मान लो एल मान लेता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल दो, ये थीटा हो गया। यही की बात है। आप यहाँ पे आ जाओ, ये डिस्टेंस स्मॉल एल मान लो, और ये एंगल क्या मान लो, थीटा मान लो। किधर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे जो करंट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा और चलोगे, कितना चलोगे, डीएल चलोगे, तो क्या बन जाएगा, ये आईडीएल बनेगा। अब ये बताओ ये एंगल क्या होगा, इस इतने से एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, डीबी, किसके बराबर आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी, लेट इट, मैं इसको आर बोल देता हूं, अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये वाला एंगल भी लेना है, ये एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। ये वाला एंगल क्या आएगा, बोलो भाई, ये वाला एंगल क्या आएगा, 90 प्लस थीटा आएगा भाई, टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो डीवी किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो अभी। हाँ है ना? अच्छा, तुम्हें ये बात समझ में आई गई, तो एक चीज बताओ, इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आइडियल क्रॉस आर अंदर की तरफ। ऐसे यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लो, उसके कारण भी आइडियल क्रॉस आर अंदर की तरफ, इस वाले के कारण भी आइडियल क्रॉस आर अंदर की तरफ, तो सारी अंदर की तरफ ही है, सारी आईडी होंगी। तो मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अब इसको इंटीग्रेट करता हूं,
डीएल भी वेरिएबल है, देखते जाओ, थीटा भी वेरिएबल है और ये आर भी वेरिएबल है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं क्या करूंगा, इन चीजों को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो बी मैग्नेटिक फील्ड आ तो जाएगी, किसके बराबर आएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो, डी मेरे पास नोन है, एल और थीटा नोन है, तो मैं एक चीज लिखता हूं, साइन थीटा, चलो सबसे पहले लेता हूं आर और इसके बीच में, कॉस थीटा किसके बराबर होगा? डी बाई आर, आया ना? तो आर किसके बराबर होगा? आर किसके बराबर होगा? डी सेक थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है? टेन थीटा क्या होगा? यहाँ पे देखो, टेन थीटा अननोन क्या है, एल और डी नोन है, तो एल किसके बराबर आ गया? डी टेन थीटा। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, डीएल का डिफ्रेंसिएशन डीएल, डी कांस्टेंट, टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? बोल दो, नहीं है ये तो। अब देखो, मैं डीएल की जगह क्या लिख सकता हूँ? डीएल की जगह ये लिख सकता हूँ, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साथ में कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय आर की जगह, आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, एक डी से एक डी गायब हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बी किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी। आई और डी तो कांस्टेंट है, तो बी किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी कॉस थीटा डी थीटा। ये माइनस थीटा वन होगा, क्योंकि अगर यहाँ से मेजर करो तो प्लस थीटा है, तो ये वाला माइनस थीटा वन होगा। इंटीग्रेशन से कहां से कर दो, माइनस थीटा वन से लेके थीटा टू तक इंटीग्रेशन कर दोगे, यहाँ से सॉल्व करो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? बस इसके आगे इंटीग्रेट करो, फाइनल आंसर बताओ मेरे को क्या रहा है।
इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी कॉस थीटा का साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। क्या हुआ, ऐसा आएगा ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस थीटा क्या था, माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई करंट कैरिंग वायर के कारण, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण। क्या बात समझ में आई यार, लिमिट्स ऐसे आई, जयकरण यहां से शुरू किया, ये माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2, ये यहाँ से ये वाला थीटा एंगल था, तो इधर मेजर करोगे इस रेफरेंस से इधर जाओगे तो माइनस थीटा होगा, इधर जाओगे तो प्लस थीटा होगा। यार ये मैंने पहले भी करवाया है ऐसी, कोई मेरे को बता सकता कब करवाई थी ऐसी डेरिवेशन, बता सकता कब करवाई थी ये डेरिवेशन। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स में सेम ही डेरिवेशन करवाई थी। अब मेरे को ये बताओ, एक इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण आर डी डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, इनफिनाइट वायर के कारण डी डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। मोक्ष कहां से सीख क्या है ये आंसर, तेरे को कैसे पता चला ये बता मेरे को। एंगल कहां से मेजर किया तूने, इसके अंदर एंगल कहां से मेजर किया है भाई, थीटा 1 कहां से मेजर किया, ये वाला एंगल, और ये क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैट्स में फिर पढ़ा क्या था। अब पेपर में भी यही गलती करके आना, क्या होगा, ये इनफिनाइट के लिए वाला एंगल क्या टेंडिंग होगा, ये क्या होगा, दोनों 90 डिग्री के टेंडिंग होंगे, साइन 91 साइन 92, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी का 2 टाइम्स। आई बात समझ में, आगे बात समझ में यार, ये भी 90 डिग्री 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, अभी भी गलत बता रहा है। सेमी इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण बताओ, इस पी पॉइंट पे बिल्कुल दूसरा एंगल तो जीरो ही है इसके अंदर, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी,
एक 0 आएगा, एक 1 आएगा। आ गया समझ में यहाँ तक? तो लिख लो। डन। तो एक चीज और देखो, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तुम। अब एक चीज और देखो कि ये L लेंथ है, यहां से L/2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट पे इसमें आई करंट इधर जा रहा है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी आएगी? ये मिड पॉइंट है इस वायर का। अभी देखता हूँ तुम कितना सही करते हो। ये एंगल 45 होगा, ये भी 45 होगा। 45 45 1/√2 प्लस 1/√2, तो √2 टाइम्स हो जाएगा। ये समझ में आ गया यहाँ तक? क्या ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। अब डायरेक्शन और बता देता हूं एक बार मैं तुम्हें इसी में। अगर ये करंट का एलिमेंट है ना, इसमें यूं करंट जा रहा है, यूं ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसको तुम क्या करो, राइट हैंड से पकड़ लो, और जो थंब की डायरेक्शन है ना वो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो यूं इसके चारों तरफ। ठीक है, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट दिखाई दे रहा है किधर जा रहा है। इसके अलोंग थंब थंब ले पकड़ लो, और ये मान लो करंट अब तुम्हारी तरफ आ रहा है, आया ना? बात समझ में आई या नहीं?
ठहरो, ये लो, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है तुम्हें? हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है ना? पता चल गया ऐसे सर्कुलर होती हैं। हर पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर देखो इस पॉइंट पे किधर है फील्ड, इसके टेंजेंट पे देखो, ये फील्ड सेंसर है। बात समझ में आई नहीं? अगर मैं इसी पॉइंट पे रखूं और करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो अभी देखो थंब के अलोंग तुम करंट को पकड़ लो, दैट इज, तुम थंब के अलोंग करंट को पकड़ लो, तो देखो तुम्हारी उंगलियां यूं ही कर लोगे राइट हैंड की, ये देखो। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? बेटा जी बात समझ में आई है नहीं है? करंट की डायरेक्शन में रिवर्स कर दूं, अब देखो फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो गई, क्योंकि अब थंब नीचे की तरफ पकड़ोगे तुम, हाँ या ना? देखो, ये देखो, बोलो नहीं है बात समझ में? बात समझ में आई है नहीं? दो करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड देखो दो करंट कैरिंग वायर के कारण, ऐसे तीन के कारण देखना चाहो तीन के कारण देख लो, करंट, डाइपोल, लूप, पेयर, बहुत सी चीजें हैं। बाद में करेंगे लेकिन इनके बारे में, है ना, इन सब के बारे में करेंगे पर बाद में, पहले सिर्फ इतना ही समझ लो। क्या ये समझ में आ गया? डायरेक्शन समझ में आ गई कैसे निकालनी है? पक्का समझ में आ गई? इधर से देखोगे तो देखो ये डायरेक्शन है, इधर से देखोगे तो कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है, हाँ या ना? ये बताओ बात समझ में आई है नहीं? अच्छी तरह से डायरेक्शन पता चल गई? बिल्कुल पड़ेगा, वेक्टर चीज है यार, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जो भी होंगे देखी जाएगी। मेरे को तो ये बता दो, ये करंट कैरिंग वायर है, फर्स्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी और सेकंड पॉइंट पे किधर होगी? इधर इनटू द प्लेन है आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन है आउट ऑफ द प्लेन, दैट इज, इसको तो बोल दिया P और इसको बोल दिया Q। फर्स्ट के साथ कौन सा मैच करूं, सेकंड के साथ कौन सा मैच करूं? लोग कह रहे हैं फर्स्ट आउटवर्ड, भाई कभी तो बताया, करंट यूं जा रहा है, थंब को पकड़ लो तो ये फिंगर्स किधर जा रही है, बाहर निकल गई है पेज, फर्स्ट का P होगा, अंदर की तरफ है फील्ड, सेकंड में क्या है, यूं अंदर जाएंगे तो यहां से बाहर से ऊपर आएंगे, ये वाला व्यू देखो तुम, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ ये हुई ना बात। अब देखो मैं सेक्शन दिखाता हूँ इसका, ये देख लो, इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ, और इस पॉइंट पे किधर होगी, बाहर की तरफ। इसका थोड़ा सा व्यू और चेंज करता हूँ, अब समझ में आएगा, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ और इस पॉइंट पे देखो बाहर की तरफ। अब तो ठीक है, या अभी भी नहीं आया समझ?
ये बता दो, समझ में आ गया तुम्हें? पक्का? आगे देखो तो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क ये करंट कैरिंग आर्क है। ये पॉइंट पी है, ये आई है, ये एंगल थीटा है, या ये एंगल फाई मान लो। आप क्या करोगे, रेडियस इसकी आर है, यहां से थीटा चलोगे, थोड़ा सा और चलोगे, कितना चलोगे, डी थीटा। ये आर्क लेंथ कितनी होगी, ये आर्क लेंथ कितनी होगी? नहीं बताओगे भैया, आर डी थीटा होगी ना। तो करंट एलिमेंट किसके बराबर आ जाएगा? आई बात समझे? तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया इसके कारण, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल की जगह आर डी थीटा साइन। ये वाला एंगल क्या आएगा, आई डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री अपॉन इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1, एक आर से आई एक आर गायब हो जाएगा, तो डीवी किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी थीटा अपॉन आर। ऐड कर दो, हर एक एलिमेंट के कारण जो फील्ड होगी अंदर की तरफ ही होगी, सारी ऐड होंगी इसके अंदर। भाई जो इस एलिमेंट के कारण फील्ड इधर आएगी, वो इस एलिमेंट के कारण इधर फील्ड है, सब अंदर की तरफ होंगे। तो बी किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेके फाई तक। क्या जाएगा ये, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू फाई। फाई क्या है, जो आर्क सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है वो आ जाएगा। हाँ है ना बेटा, समझ में आ गया? अब मेरे को ये बता दो, आई करंट है, आर रेडियस है, इस पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? यहाँ पे पाई लिख दोगे बस, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। हाँ है ना? इस करंट कैरिंग लूप के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, कितनी आएगी? यहाँ पे इस बार क्या लिखोगे, 2 पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा,
म्यू नॉट आई अपॉन 2r। नहीं आई बात समझ में? बात समझ में आई है नहीं है? ऐसे अगर इसके 3 टर्न्स हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 टर्न्स हो जाएंगे, n इक्वल टू 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? म्यू नॉट आई अपॉन, एक टर्न में 2 पाई एंगल होता है। फर्स्ट केस में आर आएगा यार, गलती से हो गया। कृष्णन बिल्कुल सही बोल रहा था। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ एंगल लिखते तो 3 टर्न, एक टर्न के अंदर एंगल कितना 2 पाई, तो 3 टर्न में कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 कर दो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात समझ में आई है? इसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी? इसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी? अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी? बिल्कुल बाहर की तरफ होगी। इतने से एलिमेंट को पकड़ लो, आइडियल, तो इस पॉइंट पे फील्ड इधर होगी, एक स्ट्रेट वायर की तरह। मैं एक करंट कैरिंग लूप की तुम्हें फील्ड दिखा देता हूँ, और बाहर वाले पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी, क्योंकि एक कंटिन्यूअस लूप बनाता है हमेशा। एक मिनट ठहरो आपके लिए। करंट कैरिंग लूप, ये देखो, ये फील्ड ऐसी है करंट कैरिंग लूप की तरह, दिखाई दे रही है तुम्हें? एक्चुअली में ये करंट कैरिंग लूप है। ये देखो सेंटर पे फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही है। अब मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, स्लाइसिंग करके दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे फील्ड बाहर की तरफ है, दिखाई दे रहा है? वेक्टर देखना, दिखाई दे रहा है? ये देखो, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ है। रिवर्स कर दो करंट तो अंदर की तरफ हो जाएगा, देखना। ऐसे दिखाता हूँ मैं, ये देखो, इसके जस्ट देखो नीचे की तरफ है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ये देखो। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, वो ये है कि करंट को पकड़ लो लूप के अंदर, तो जो थंब की डायरेक्शन है ना राइट हैंड, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई जो मैंने बात कही? मैंने कहा करंट कैरिंग लूप को पकड़ लो, तो जो थंब की डायरेक्शन है ना, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। आज मैंने 2 चीजें करवाई हैं तुम्हें, बायट-सैवर्ट्स लॉ, करंट कैरिंग वायर के कारण, और इसमें अगली क्लास में थोड़े से क्वेश्चन करवाऊंगा खूब सारे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है? फिर जैसे बायट-सैवर्ट्स लॉ था, वैसे ये गॉस लॉ था, वैसे इसमें एक एम्पियर सर्किट लॉ है, बस वो आ रहा है, बस टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है? नहीं? क्वेश्चन करने शुरू करो ऐसे ही वैसे भी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।